सबसे पहले जय भीम किसने बोला और क्यों बोला गया था, वो कौन है? उनका बोला गया नारा आज सारा भारतवर्ष में एक ट्रेंड पर चल रहा है। भारत के साथ साथ सारे विश्व में बोले जाने वाले नारा बन गया है। आइए जानते हैं, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। के.बी. अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। पहले कुछ समय से एक तमिल फिल्म जय भीम की हर जगह चर्चा हो रही है। तमिल फिल्मों के सुपरस्टार सूर्या की यह फिल्म न्याय के लिए एक आदिवासी दलित महिला के संघर्ष को दर्शाती है। महाराष्ट्र में अंबेडकर आंदोलन के लाखों कार्यकर्ता और अंबेडकर के साथ भावनात्मक बंधन रखने वाले एक दूसरे से मिलते वक्त जय भीम कहते हैं। महाराष्ट्र के कोने कोने में जय भीम शब्द पर हजारों नहीं बल्कि लाखों गीत गाए जाते हैं। हालांकि तमिलनाडु में यह एक शब्द फिलहाल लोगों को दीवाना बना रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का मूल नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर था। अम्बेडकर आंदोलन के लिए प्रतिबद्ध लोगों उनके सम्मान में उन्हें जय भीम कहते हैं। जय भीम केवल अभिवादन का शब्द नहीं है बल्कि आज यह अम्बेडकर आंदोलन का नारा बन गया है। अम्बेडकरवादी आंदोलन के कार्यकर्ता इस शब्द को आंदोलन की संजीवनी कहते हैं। अभिवादन और सम्मान का शब्द कैसे क्रांति का प्रतीक बना, इसका सफर भी दिलचस्प है। ये नारा कैसे उत्पन्न हुआ और कैसे पूरे भारत में फैल गया। जय भीम का नारा सबसे पहले अम्बेडकर आंदोलन के एक कार्यकर्ता बाबू हरदास LN लक्ष्मण नागराले ने 1935 में दिया था। बाबू हरदास सेंट्रल प्रोविंस बरार परिषद के विधायक थे और बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार का पालन करने वाले एक प्रतिबद्ध कार्यकर्ता थे। नासिक के कैराम मंदिर में लड़ाई, चौदरा झील के सत्याग्रह के कारण डॉक्टर अम्बेडकर का नाम हर घर में पहुंच चुका था। इसके बाद महाराष्ट्र में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिन दलित नेताओं को आगे बढ़ाया, बाबू हरदास उसमें एक थे। रामचंद्र क्षीरसागर की पुस्तक दलित मूवमेंट इन इंडिया एंड इट्स लीडर्स में दर्ज है कि बाबू हरदास ने सबसे पहले जय भीम का नारा दिया था। गुंडागर्दी करने वाले असामाजिक लोगों को नियंत्रण में लाने और समानता के विचार को हर गांव में फैलाने के लिए अंबेडकर ने समता सैनिक दल की स्थापना की थी। बाबू हरदास समता सैनिक दल के सचिव थे। जय भीम का नारा अस्तित्व में कैसे आया, इस सवाल के जवाब में दलित पैंथर के सह संस्थापक JB पवार कहते हैं, बाबू हरदास ने कामठी और नागपुर क्षेत्र पे कार्यकर्ताओं का एक संगठन बनाया था। उन्होंने इस बल के स्वयंसेवकों को नमस्कार या राम राम या जोहार माया बाप की जगह जय भीम कहकर एक दूसरे को अभिवादन करने और जवाब देने के लिए कहा था। पवार बताते हैं, उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि जय भीम के जवाब में बाल भीम कहा जाना चाहिए। जैसे मुसलमान सलाम वालेकुम का जवाब देते समय वालेकुम सलाम कहते हैं, उनका बनाया रास्ता आदर्श बन गया है। पवार ने राजा ढाले नामदेव ढसाल के साथ काम किया है और दलित पैंथर पर उनकी किताब भी प्रकाशित है। उन्होंने यह भी कहा, 1938 में औरंगाबाद जिले के कन्नड़ तालुका के मकरानपुर में अंबेडकर आंदोलन के कार्यकर्ता भाऊ साहब मोरे द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भी उपस्थित थे। बाबू हरदास ने यह नारा दिया था जबकि भाऊ साहेब मोरे ने इस नारे का समर्थन किया था। जब बाबा साहेब को सीधे जय भीम कहा जाता था। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन काल में ही जय भीम का अभिवादन शुरू हुआ। आंदोलन के कार्यकर्ता एक दूसरे को जय भीम कहते थे। महाराष्ट्र के पूर्व न्यायाधीश सुरेश घोरपड़े के मुताबिक एक कार्यकर्ता ने अंबेडकर को सीधे जय भीम कहकर संबोधित किया था। सुरेश घोरपड़े सत्र न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और विदर्भ में दलित आंदोलन के विद्वान हैं। उन्होंने अब तक बाबू हरदास के कार्यों पर लिखा और उन पर व्याख्यान दिया है। वो बताते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा पूरे महाराष्ट्र में दलित के उत्थान के लिए शुरू किए गए आंदोलन में कई युवाओं ने स्वतः स्फूर्त भाग लिया। उनमें से एक बाबू हरदास LN थे। जय भीम का नारा देने वाले
बाबू हरदास LN के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। सुरेश घोरपड़े ने बताया, बाबू हरदास किशोर अवस्था में ही सामाजिक कार्यों में रुचि रखते थे। उनका जन्म 1904 में हुआ था और 1920 में सामाजिक आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने नागपुर के पटवर्धन हाई स्कूल से मैट्रिक तक पढ़ाई की। उन्हें जय भीम के प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर से प्रेरित होकर बाबू हरदास ने 1924 में कामठी में संत चौक मेला छात्रावास की स्थापना की। इसने ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को आवास प्रदान किया। उन्होंने मेहनत मजदूरी करने वाले छात्रों के लिए रात्रिकालीन स्कूल भी शुरू किए। उन्होंने अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने 1925 में बीड़ी वर्कर्स यूनियन की स्थापना की। विदर्भ के दलित और आदिवासी समुदायों के लोग तेंदुपत्ता इकट्ठा करते थे, बीड़ी कारखानों में काम करते थे और साथ ही घर घर में बीड़ी बनाते थे। बीड़ी निर्माता और ठेकेदार मजदूरों का शोषण करते थे। तब उन्होंने कहा था, जिसका जो हक है वो पैसा उन्हें दो। बीड़ी मजदूर संघ का कार्य केवल विदर्भ तक ही सीमित नहीं रहा। रामचंद्र क्षीरसागर की पुस्तक दलित मूवमेंट इन इंडिया एंड इट्स लीडर्स में जिक्र है कि उन्होंने 1930 मध्य प्रदेश बीड़ी मजदूर संघ की स्थापना की। घोरपड़े ने बताया, डिप्रेस क्लासेस मिशन का दूसरा सत्र 1932 में कामठी में आयोजित किया गया था। बाबू हरदास स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का भव्य स्वागत किया था। बचत मून की पुस्तक बस्ती में उल्लेख है कि 1927 में उन्होंने महारत नामक एक पुस्तिका की शुरुआत की थी। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भी उपलब्ध है। गेल ओमबेट ने बस्ती का अनुवाद अछूत के रूप में बढ़ना के तौर पर किया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा, मेरा दाहिना हाथ चला गया। उसने ऐसा क्यों कहा? बसंत मून ने लिखा है, बाबू हरदास कवि और लेखक थे। वो लिखते हैं कि 1937 के विधानसभा चुनाव के लिए अंबेडकर की इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने हरदास को उम्मीदवार बनवाया था। एक धनी व्यक्ति उनके विरुद्ध खड़ा हो गया। इस व्यक्ति को बसंत मून ने लाला कहा है। एक कार्यकर्ता ने हरदास से संपर्क किया और उनसे अपनी उम्मीदवारी वापस लेने को कहा। उन्होंने इसके लिए पैसों की पेश की गई, लेकिन हरदास ने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने लिखा, मैं अंबेडकर के पक्ष में खड़ा हूँ। हमने कभी भीख मांगना नहीं छोड़ा। अब हमें हमारा हक मिलेगा। बसंत मून की पुस्तक में ये कहानी यही खत्म नहीं होती है। लालाओं ने तब बब्बू उस्ताद नामक एक भारी भरकम पहलवान को बाबू हरदास के पास भेजा। उन्होंने बाबू हरदास से कहा, सेठ जी ने आपकी उम्मीदवारी वापस लेने के लिए 10,000 रुपए भेजे हैं। यदि आप इसे नहीं लेते हैं तो वो आपको मार देंगे। इस पर हरदास ने कहा, मैं जानता हूं कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो गया तो वो नहीं बचेंगे। इस पर बब्बू उस्ताद ने कहा कि यह अगली बात होगी, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद इसका क्या फायदा। हरदास इससे भी पीछे नहीं हटे। आगे देखते हैं कि क्या होता है। इतना कहकर बाबू उस्ताद चले गए। सेठ के पैसे और ताकत के बावजूद बाबू हरदास चुनाव जीत गए और सेंट्रल प्रोविंस बरार की परिषद में सदस्य बने। 1939 में तपोदिक से उनकी मृत्यु हो गई। उनके अंतिम संस्कार में दलित और मजदूरों की भीड़ जमा हो गई थी। कामठी और नागपुर क्षेत्र से दलित आए थे। साथ ही भंडारा और चंद्रपुर क्षेत्र से बीड़ी मजदूर भी अंतिम दर्शन देने कामठी आए। रिटायर्ड जस्टिस घोरपड़े कहते हैं, उनके मृत्यु के बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, मेरा दाहिना हाथ चला गया। कामठी में करहन नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया है और कामठी में ही उनका स्मारक बनाया गया है। मून ने लिखा है, हरदास एक धूमकेतु की तरह आकाश में चमक रहे हैं। उनके रोशनी से दूसरों को रास्ता मिल रहा था, लेकिन यह एक पल में वो गायब हो गए। सुबोध नागदेव की मराठी फिल्म बोले इंडिया जय भीम भी बाबू हरदास के जीवन पर आधारित है। जय भीम क्यों कहा जाता है? लेखक नरेंद्र जाधव बताते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर था। उनके नाम को संक्षिप्त रूप में जपने की प्रथा शुरू में महाराष्ट्र में आम थी और धीरे धीरे इसे पूरे भारत में जय भीम कहा जाने लगा।
डॉक्टर जाधव ने अंबेडकर अवेकनिंग इंडिया सोशल कॉन्शियस नामक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक को अंबेडकर का वैचारिक चरित्र कहा जाता है। वो कहते हैं, जय भीम का नारा बाबू हरदास ने दिया था। ये सभी दलितों के लिए किसी चीज से कम नहीं है। उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के आत्मसम्मान को जगाया, उन्हें मनुष्य के रूप में जीने का अधिकार और मार्ग दिखाया है। जय भीम का नारा देश विदेश में फैल चुका है। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक उत्तम काबले ने कहा है कि जय भीम का नारा एक पहचान बन गया है। उत्तम काबले कहते हैं, जय भीम सिर्फ अभिवादन नहीं है, यह एक समग्र पहचान बन गया है। इस पहचान के विभिन्न स्तर है। जय भीम संघर्ष का प्रतीक बना। यह एक सांस्कृतिक पहचान के साथ साथ एक राजनीतिक पहचान भी बन गया है। मुझे लगता है कि यह क्रांति की समग्र पहचान बन गया है। इसके साथ ही जय भीम आंदोलन का भी प्रतीक बन गया है। यदि आप सूर्य की फिल्म देखते हैं तो आप देखेंगे कि जय भीम शब्द का प्रयोग सीधे तौर पर नहीं किया गया है, बल्कि जय भीम को क्रांति के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार मधु कामले को जय भीम शब्द अंबेडकर आंदोलन में तत्परता का प्रतीक लगता है। मधु कामले ने कहा, जय भीम कहना सिर्फ नमस्कार नमस्ते की तरह नहीं है। यह आसान नहीं है, बल्कि इसका मतलब है यह कि अंबेडकरवादी विचारधारा के करीब है। ये शब्द बताता है कि जहां भी लड़ने की जरूरत होगी, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। महाराष्ट्र के बाहर जय भीम बोलना कब शुरू हुआ? जय भीम का नारा हिंदी भाषी राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में आसानी से सुना जा सकता है। अंबेडकर के विचार पंजाब में भी फैले हुए हैं। इस जगह न केवल नारे गए जाते हैं, बल्कि लोकप्रिय गायिका गिन्नी माही ने भी 9 बार साड़ी बदलकर जय भीम वाले गाना गाया है। उत्तर प्रदेश में युवा दलित नेता चंद्रशेखर आजाद ने अपने संगठन का नाम भीम आर्मी रखा है। जब दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के खिलाफ प्रदर्शन हुआ तो मुस्लिम समुदाय के प्रदर्शनकारियों ने डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लहराई। ये संकेत है कि जय भीम का नारा किसी एक समुदाय और भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं है। ये पूछे जाने पर कि यह परिवर्तन कैसे हुआ, डॉक्टर राजेंद्र जाधव कहते हैं, जैसे जैसे बाबा साहेब का महत्व और विचारों का प्रसार बढ़ता गया, यह नारा सर्वव्यापी होता गया। मंडल आयोग के बाद देश में वैचारिक उथल पुथल मच गई। न केवल दलितों में बल्कि अन्य उपेक्षित जातियों में भी चेतना पैदा हुई। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी SC ST OBC बहुजन समाज को शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अंबेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें, ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।